हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के जिसमें मैं आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ाने वाला हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अब इस चैनल पे रेगुलर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस देता रहूँगा। तो आज मैं आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का चैप्टर पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पिछले कई दिन से क्वेरीज आई कि सर नेशनल इनकम एग्रीगेट का चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि 3 मेथड हैं, अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम एग्रीगेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आप किसी भी साइट से हैं या किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बताने वाला हूँ। और आपको तो पता है कि आप किसी भी साइड से हो, एटलीस्ट आपको इंडिया के बारे में तो इतना अवेयर होना ही चाहिए कि आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। लोग जब पेपर में बात करते हैं कि सर जीडीपी इतनी हो गई और एनएनपी इतनी है, नेशनल इनकम करंट प्राइस पे इतनी है, तो उन सब का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स का थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दूंगा और आपको बहुत ही समराइज वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को कैसे टैकल कर सकते हो अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि बीकॉम के स्टूडेंट्स, खासकर जो लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, इनके बीकॉम के लास्ट सेमेस्टर में ये पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ओके, तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बी कॉम, एम कॉम और जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आगे आने वाली वीडियोस आप मिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि तुमको अगली वाली वीडियो मिल सके। और नेशनल इनकम को मैं लगभग 2 या 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। इस पार्ट में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ाऊँगा जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि तुम देख रहे हो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब जब नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की बात आती है तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी दिखती है कि आप देखते होंगे, अगर एग्रीगेट्स की बात करूँ तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हाँ सर, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, ये बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं। ठीक है सर, तो इनमें तो बड़ी सी कॉमन सी चीज़ है, बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो कि एग्रीगेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही यूं कह सकते हैं ईजिली आपको समझ में आने वाला मटेरियल मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में हम ग्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब देखते हैं कि ये ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम कैन बी मेजर्ड वेदर ऑन ग्रॉस बेसिस और ऑन अ नेट बेसिस। यानी कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि प्रोडक्ट और इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें या उसके कंसर्न में बात करें तो प्रोडक्ट और इनकम का मतलब एक ही है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है ना उसके जगह पे आप इनकम भी यूज कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम कैन बी मेजर्ड वेदर ऑन ग्रॉस बेसिस और ऑन अ नेट बेसिस। यानी कि आप जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन के एग्रीगेट्स की बात करते हो, उन एग्रीगेट्स को या तो आप ग्रॉस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो या नेट बेसिस पे। अब ये ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको समझो। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, some amount of economies stock of plants and equipment is used up। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास जो मशीनरी है
या यूं कहें कि जो आप स्टॉक है उनको यूज करते हो, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक मशीनरी है जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करनी है मुझे। अब अगर मैं उस मशीनरी को इस्टेब्लिश करके उसको इंस्टॉल करके और मैं प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, तो आपको तो ये लगता है कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है, ठीक है। जैसे आप एक बाइक परचेज करते हो तो बाइक की जो कीमत आप शोरूम से निकालते हो, 1 महीने बाद अगर आप उस बाइक को सेल करो तो क्या वही प्राइस आपको मिलेगा जो आपने शोरूम से निकालते समय प्राइस पेड किया था? क्या आपको वो प्राइस मिलेगा रीसेल करने पर? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने उस गुड्स को या यूं कहें उस उसकी सर्विस, उसने आपको सर्विस दी और उसकी सर्विस देने की बजाय आपने उसको यूज किया। अब जब आपने मोटरसाइकिल को यूज किया तो उसमें कहते हैं ना कि उसकी जो वैल्यू है वो गिर गई। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल काफी ज्यादा चल गई। लोग उसे अब नया नहीं कहेंगे, एटलीस्ट ये कहेंगे कि हाँ 1 मंथ हो गए यूज करते हुए, आपने देखा होगा ना। तो हम उसको सेकंड हैंड बोलते हैं, ये नहीं कहते हैं हाँ भाई शोरूम से एकदम नई है ना। क्योंकि हम उसको यूज करते हैं, और जब भी हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी मशीनरी को यूज करते हैं तो वो घिसती है। जब वो घिसेगी तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी लाइफ कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्क्रैप वैल्यू में काउंट की जाएगी। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं तो हमारी जो स्टॉक होता है, हमारा प्लांट होता है, उनमें घिसावट आती है, ठीक है। कुछ साल बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि एक ही मशीनरी हमेशा नहीं चलेगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज यूज्ड अप और वेयर आउट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है। द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैंने उस हर टर्मिनोलॉजी को हाईलाइट कर दिया है जो आपको कंफ्यूजन में डालता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डेप्रीशिएशन। तो बच्चे, अगर कहीं आपको डेप्रीशिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हो तो घबराना नहीं, इसका मतलब ही होता है डेप्रीशिएशन। सिंपल सा मतलब है, आप खुद पढ़ो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? हमने जो फिक्स कैपिटल लगाई थी, फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? जो एटलीस्ट 2 ईयर्स से 10 ईयर्स मिनिमम, कहते हैं ना कि 10 ईयर्स तक चलती हैं, ठीक है। हमको उन्हें करंट ईयर में उनको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी मशीनरी को परचेज किया, दैट इज फिक्स कैपिटल, आपने उसमें फिक्स कर दिया वो अमाउंट, ठीक है। कोई प्लांट आपने स्टेब्लिश किया, उसमें जितने पैसे आए वो फिक्स कैपिटल है, और उसका कंजम्पशन किया आपने। और वो कंजम्पशन, आपको पता होगा कि कोई भी चीज जो आप कंज्यूम करते हो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, फिजिकली अगर देखा जाए तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी दिया होगा, तो आप बिल्कुल भी ना डरें, उसको डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करें। इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि नेट बेसिस। तो आपको पता चल गया ना ग्रॉस में क्या होता है। ग्रॉस में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें ध्यान रखना अगर ग्रॉस वर्ड इंक्लूड है, ये ग्रॉस वर्ड अगर कहीं आ जा रहा है, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ग्रॉस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब इस पूरे अमाउंट में जीडीपी का अमाउंट सपोज करो 200 दिया है, तो आपको ये मान लेना है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट। तो नेट प्रोडक्ट क्या होता है? लिखा हुआ है इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस प्रोडक्ट वी गेट द नेट प्रोडक्ट, ओके। तो यहां पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको नेट प्रोडक्ट निकालना है तो आपको ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो भी गिवन हो क्वेश्चन में उसको माइनस कर देना है। अब यहां पर इस एरो को बनाने का क्या मतलब है मेरा, तो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इस एरो को यूज किया। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिशिएशन, ओके। मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक और नेशनल वर्ड जो यूज किए जा रहे हैं ये किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो आप देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको उनकी उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनली हो गए हैं, यानी फाइनल बन चुके हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
की वैल्यू को बताता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये फाइनल तो सारे गुड्स बन जाते हैं। अब मैं भी कहूँ कि हाँ सर मैंने एक गुड्स बनाया जो मैं रीसेल करने वाला हूँ, अब उसको मैं फाइनल स्टेज में ले आया, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो भी काउंट होगा? नहीं, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं काउंट होगा। अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल के पर्पज से बना रहे हो तो वो फाइनल गुड्स में काउंट नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होगा। और जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा हमेशा याद रखना ऑलवेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को पिक करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पिक करते हैं। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इजीएस्ट लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यूं समझ लो जो कंज्यूमर कंज्यूम कर ले वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। इज दैट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है, वीट प्रोड्यूस किया। अब उसने वीट प्रोड्यूस करके फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। फ्लोर मिल वाले ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया, उसने उठा करके बेकरी वाले को बेच दिया। बेकरी वाले ने उससे ब्रेड प्रोड्यूस किया, ब्रेड को उठा करके रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने उस ब्रेड को कंज्यूमर को बेच दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे पहचानोगे, तो देखो भाई, किसान ने अगर गेहूं प्रोड्यूस किया तो फाइनल गुड्स है, उसके लिए तो ये फाइनल ही है, बिल्कुल फाइनल है। लेकिन हम किसान के गुड्स को फाइनल नहीं कहेंगे, उस ब्रेड को फाइनल कहेंगे जो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। क्योंकि किसान ने जितने जितने भी पैसे लगा करके वीट को प्रोड्यूस किया होगा, उसने जितने भी पैसे लगा करके यानी कि सेलिंग प्राइस रख करके फ्लोर मिल वाले को सेल किया होगा, मिलर को, तो इन सारे प्राइसेस को जो बीच में जितने भी ऐड हो रहे हैं ना प्राइस, ये ब्रेड के प्राइस में इंक्लूड होंगे। इज दैट क्लियर? ब्रेड के प्राइस में ये प्राइस इंक्लूड होगा। तो हम सिर्फ लास्ट वाला गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, हम उसको इसीलिए पिक करते हैं, ठीक है। अगर हमने किसान के भी वीट को पिक कर लिया, अगर हमने मिलर के फ्लोर को पिक कर लिया, बेकरी के ब्रेड को पिक कर लिया, ठीक है, तो इसमें तो हमने एक ही वीट के प्राइसेस को डबल कर करके है ना अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। तो विच इज रॉन्ग, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हम अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, इसलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही पिक करेंगे। ओके, अब यहां लिखा हुआ प्रोड्यूस बाय ऑल एंटरप्राइजेज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, हम हर साल को लेकर के नहीं देख सकते कि 2012 से लेकर के 2015 तक के जितना प्रोड्यूस हुआ उसको हम 2015 की नेशनल इनकम बोल देंगे। हम ईयर पिक करते हैं, सिर्फ एक एक साल पिक करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखो तो 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होता है, तो हम एक फाइनेंशियल ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, एंटरप्राइज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। इंडिया आपका घर है, ठीक है, इंडिया आपका घर है। यहां पर डोमेस्टिक का मतलब आप एक नेशन से लोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक कंट्री से लोगे। तो डोमेस्टिक आप समझ लो इंडिया आपका घर है। तो आपके इंडिया में जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं किसी भी सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो या टर्सरी सेक्टर में हो, सारे इंटरप्राइजेस जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, उसको उनकी मार्केट वैल्यू को अगर आप ले लो, मार्केट वैल्यू मैं यहाँ इसलिए बोलूंगा कि आगे चल के आपको मार्केट वैल्यू भी निकालनी ही है, तो आप फाइनल गुड्स यानी कि उनकी जो वैल्यू है उसको आप पिक कर लो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की। नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पर इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इसमें बहुत ही कह सकते हैं ना कि छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा राज छिपा हुआ है जो अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हो, ठीक है। ये एक सीक्रेट वर्ड है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है कभी, बीकॉम के स्टूडेंट्स खासकर अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो उसमें आपने नॉर्मल रेजिडेंट, रेजिडेंट, ये बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिंपल वे में समझना है तो ये समझ लो कि तुम्हारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जो परमानेंट इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उनको आप ले लो। अब वो चाहे इंडिया में काम कर रहे हो या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में गए हो, ठीक है।
उन्होंने इंडिया के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया और इंडिया के बाहर जो इंडियंस जाकर के काम कर रहे हैं वहां पर उन्होंने जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उनकी मार्केट वैल्यू को अगर आप इंक्लूड करके सम कर दो तो जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि आपका एडअप आएगा, सम आएगा, वो नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। यहां पर मैंने कंट्री और आउटसाइडर दोनों को इंक्लूड किया है। इज दैट क्लियर? अब आप समझो कि जब भी हमें कहीं डोमेस्टिक वर्ड दिया हो एग्रीगेट में और कहे कि नेशनल में कन्वर्ट करो, जैसे सपोज करो आपको एनडीपी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, आपको एनएनपी में जाना है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हो तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम एनएफआईए भी बोलते हैं। याद रखना एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो दूसरा हमें एक टर्मिनोलॉजी मिल गया, जैसे हमने डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखा, वैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हमने देखा एनएफआईए। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। अब हम कहेंगे कि सर एनएफआईए कैसे हमें पता करना है, तो जैसे मैंने कहा ना, इंडियंस को इंक्लूड करो नॉर्मल रेजिडेंट में, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के ही लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं। तो जब हम नेशनल की बात कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग कर देते हैं, हम इंडियंस को अलग कर देते हैं और आउटसाइडर यानी हम फॉरनर्स को अलग कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो इनको अलग करने का तरीका क्या है? इनको अलग करने का तरीका ये है कि इंडिया ने जितना भी एक्सपोर्ट किया है और जितना भी इंपोर्ट किया है उसके बीच का डिफरेंट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि यहाँ के फैक्टर्स को कितनी इनकम अराइज हुई। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी एक्सपोर्ट आपका अगर ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तब तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी कि ये तो आपके फेवरेबल हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट कम हो जाता है इंपोर्ट से, वैसी कंडीशन में एनएफआईए माइनस होगा। ठीक है, वैल्यू माइनस में होगी। अब अगर सपोज करो कि तुम्हें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है और तुमको एनएफआईए प्लस करना है, वैल्यू नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली वो माइनस ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा करके वैल्यू को रखोगे माइनस वाली, तो ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस और माइनस आपस में टकराएंगे, वो माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा और वो अमाउंट आपका माइनस होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाते समय हमको एनएफआईए प्लस करना होता है। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको एनएफआईए माइनस करना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब सब कहेंगे कि सर ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है? तो भाई देखो, एग्रीगेट्स जब भी लिखे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उन एग्रीगेट्स के बगल में छोटा सा एमपी और एफसी लिखा होता है। इसका मतलब होता है जहां एमपी लिखा होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं और जहां फैक्टर एफसी लिखा होता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इन दोनों का क्या मतलब है? देखो, एग्रीगेट जितने भी हैं वो दो प्राइस पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, या तो वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाए और या तो वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किए जाए। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जीडीपी एट एफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो इसको समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट विच द मैन्युफैक्चरर हैड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन of goods or commodity. It doesn't include any taxes imposed on the final product. ठीक है, यहां ध्यान दो, किसी भी प्रोड्यूसर को, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर जब कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है गुड्स एंड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में, तो यूं कहें कि उसका प्रोडक्शन करने में उसको जितना भी खर्चा आया है, ठीक है, उसका प्राइस आपको फैक्टर कॉस्ट बताता है। और इजी वे में समझना है तो ऐसे समझो कि मान लो आप एक पेन प्रोड्यूस करते हो, तो आपको प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, आपको इंक की जरूरत पड़ेगी, आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी फॉर द निप, और अब आपको इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जितना भी खर्चा आया, इसके बाद आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें चाहिए क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एसेंशियल है ये, बिल्कुल, अगर एक भी नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चारों चीजें चाहिए। फिर रॉ मटेरियल चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब सपोज करो पेन को प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस करके पेन तैयार हो गई,
उस पेन को तैयार करने में अभी तक जितना भी खर्चा आया ना, उसकी वैल्यू को आप फैक्टर कॉस्ट बोलोगे। अभी आपने मार्केट में नहीं सेल किया, अभी आपने बना करके वेयरहाउस में रखा है उसको, सिर्फ वहां तक जितना खर्चा आया ना, वो आप फैक्टर कॉस्ट में रखोगे। क्लियर? अब मार्केट प्राइस समझ लेते हैं क्या है। अब जो पेन आपने तैयार की ना बना करके, उसको आप सेल करने के लिए मार्केट में जाओगे, तो जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, गवर्नमेंट वहां पर बैठी होगी, वो रास्ते में आपको रोकेगी और कहेगी कि भैया आपने जो कुछ भी बनाया है उस पर हमको टैक्स दो, लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और अदर टैक्सेस जो भी लगते हैं। ठीक है? तो मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? मार्केट प्राइस इज द फाइनल कॉस्ट एट विच द मैन्युफैक्चरर सेल द गुड्स टू कंज्यूमर या कस्टमर्स। ठीक है? एंड दीज आर इंक्लूसिव of all applicable taxes like sales tax, excise duty, GST। यानी कि यही फैक्टर कॉस्ट जैसे ही इसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, ये मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां देखो एरो क्या कह रही है कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में बनाने के लिए आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आपको फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में ले जाना है, तो आपको ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। अब मैंने कहा सर, अब मैंने कहा कि टैक्सेस को ऐड कर दो अगर आपको मार्केट प्राइस में जाना है, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स की क्या बात हो गई? अब देखो, जब भी प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टैक्स ही देता है, गवर्नमेंट उसके बदले उसको सब्सिडी देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा, मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक चेंज किया था। ठीक है? उन्होंने क्या किया था जब उनकी गवर्नमेंट आई कि उन्होंने सब्सिडी को कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली देना शुरू किया। इसको ऐसे समझो, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर यूज होते हैं उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, क्योंकि वो सिलेंडर जितने में आपको मिलता है ना, गैस का सिलेंडर, वो उतने का नहीं होता है जितने में आप परचेज करते हो, वो उससे महंगा होता है। ठीक है? पहले क्या होता था कि जितनी भी जैसे ओएनजीसी है और जितने भी ऐसे इंटरप्राइजेज हैं, ये क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो काफी ज्यादा कॉस्ट आती थी। तो सब्सिडी देने का पर्पज ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। इस वजह से गवर्नमेंट कहती है कि आप मुझसे कुछ पैसे ले लो। जैसे सपोज करो एक सिलेंडर का प्राइस आपका 1400 रुपीज है। ठीक है? तो एक सिलेंडर का प्राइस 1400 रुपीज है, और कस्टमर अगर उसको यूज कर रहा है, तो आपको पता होगा कि रूरल एरिया काफी है इंडिया में, तो रूरल एरिया में तो भाई 1400 रुपए का एक सिलेंडर खरीदना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां तो फार्मर हैं, किसान हैं, उनकी इतनी इनकम कहाँ होगी, परिवार बड़ा होता है तो एक सिलेंडर ज्यादा दिन चल भी नहीं सकता। ठीक है? तो वहां पर गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उसने क्या किया कि उसने जो भी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती हैं एजेंसीज, जो भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उनको कहा कि मैं आपको सब्सिडी दूंगी। ठीक है? आप जितना भी प्राइस आएगा, और जितना भी प्राइस आएगा उसको कम करके बेचोगे, और उतना पैसा मैं अपनी तरफ से दूंगी। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि कंपनीज ने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे। एक सिलेंडर तैयार होता है, 1400 रुपए उसकी कॉस्ट आती है, हम उसको 1400 रुपए में उसको सेल करना चाहते हैं, 1400 रुपए में टोटली उसको सेल करेंगे हम। तो आपको, लेकिन आप अक्सर देखे होगे कि आपको सिलेंडर 800-900 रुपए में मिलता है। आपने कभी सोचा कि ये 600 रुपए कौन पेड कर रहा है? ये गवर्नमेंट पेड करती है एज अ सब्सिडी। ठीक है? पहले ये होता था, मोदी गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या किया कि अब आप कंपनी को, आप सिलेंडर एजेंसी को 1400 रुपए दो और 600 रुपए हम आपके अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है? अब हम कंपनी को नहीं देंगे बल्कि कस्टमर को डायरेक्ट दे देंगे। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस है। एक्चुअल में आप सब कुछ पेड ही नहीं करते हो। ठीक है? आप सारे टैक्स पेड ही नहीं करते हो, आप सब्सिडी भी तो लेते हो। तो अगर मैं एक्चुअल अमाउंट पता करूं कि आपने कितना दिया, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करना होगा, और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। क्लियर? अब ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होगा, और अगर आपको उल्टा करना है तो मार्केट प्राइस में से आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, तो आपको फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी।
क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। आप बहुत बहुत ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर ना लें। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजीली इसको समझा जा सकता है। ठीक है? सो स्टूडेंट, आपको तीन चीजें समझाई मैंने। एक तो मैंने ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करने के लिए बताया, जिसमें मैंने कहा कि ग्रॉस को नेट में ले जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जिसको हम डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। दूसरा मैंने बताया कि डोमेस्टिक को नेशनल में ले जाने के लिए आपको एनएफआईए प्लस करना होगा। और तीसरा मैंने बताया कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में ले जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। आपको इसका जस्ट अपोजिट भी करना हो पड़ेगा। ठीक है? और अगर आपको अपोजिट करना है तो इन फॉर्मूला जो भी ये प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे नेट को क्रॉस में ले जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस, नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाना है एनएफआईए माइनस, और अगर नेट को फैक्टर कॉस्ट को आपको मार्केट प्राइस में ले जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपका ये सेशंस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपको समझने के लिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जाकर के। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल का एक इंस्टाग्राम पेज है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उसका पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लो, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।